तो एक हो जाएगा कॉपर टी, एक हो जाएगा कॉपर 7। इसके अलावा एक और चीज हो सकता है कंडोम। तो ये कुछ उपकरण है, यह उसी कंडीशन में कराया जाता है जब गर्भ में पल रहे शिशु को कोई इंफेक्शन हो, कोई गड़बड़ी हो, कोई अनुमानसिक दोष हो या अंग भंग हो। अगर मासिक चक्र से 14वें दिन के बीच में शारीरिक संबंध नहीं बनाया जाएगा तो उससे क्या होगा, गर्भ नहीं ठहरेगा, जिससे जनसंख्या में कंट्रोल आएगी। पुरुष नसबंदी और स्त्री नसबंदी का नाम आप लोग पहले से सुने होंगे। पुरुष नसबंदी को हम लोग कहते हैं वासेक्टोमी और स्त्री नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी। वासेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी ऐसा टॉपिक है जिससे एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे 12th के बायोलॉजी के अध्याय 4 के एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। अगर आप इसके पीछे वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें, क्योंकि हमने उसमें 12th क्लास के बायोलॉजी के अध्याय 4 के बारे में विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास किया है, जिसमें अनेकों टॉपिक के बारे में हमने चर्चा किया है। जैसे जनसंख्या वृद्धि के क्या नुकसान है, क्या दुष्परिणाम है, WHO के द्वारा कौन कौन से गाइडलाइन जारी किए गए हैं, WHO के अनुसार कौन कौन से दिशा निर्देश दिए गए हैं, ताकि आप जनन से संबंधित सुखी से रह पाएंगे। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण के कौन कौन से उपाय हैं, आप कैसे बढ़ती हुई जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। इससे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनसंख्या नियंत्रण के कुछ उपायों का वर्णन करें, चाहे 2 या 3 उपायों का वर्णन करें। तो ये आपके एग्जाम के लिए जरूरी तो है ही, एग्जाम के साथ साथ आपके नॉलेज के लिए भी जरूरी है कि बढ़ती हुई जनसंख्या को हम लोग कैसे रोक पाएंगे। तो जनसंख्या रोकने के अनेकों उपाय हैं, जनसंख्या को कंट्रोल करने के अनेकों उपाय हैं, जिनके बारे में हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है हार्मोनल विधि। हार्मोनल विधि ये क्या होता है, यह भी जनसंख्या नियंत्रण का एक उपाय है, एक विधि है। इसमें क्या होता है कि अलग अलग केमिकल्स का प्रयोग करके, अलग अलग दवाओं का प्रयोग करके हार्मोन को चेंज किया जाता है, हार्मोन में परिवर्तन लाया जाता है, ताकि निषेचन की क्रिया न हो और गर्भ न ठहरे। अगर हम इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आप लोग सच्ची सहेली का नाम सुने होंगे, सच्ची सहेली का नाम सुने होंगे। इसके अलावा माला एम के नाम सुने होंगे, माला डी के नाम सुने होंगे। तो ये सच्ची सहेली, माला एम, माला डी है क्या, तो ये औषधि का नाम है, ये दवाई का नाम है। इन दवाओं का प्रयोग अगर आप करेंगे तो इससे मासिक चक्र प्रभावित होगा और हर महीने जो महिलाओं में अंडे का उत्सर्जन होता है, अंडे बनते हैं, वे प्रभावित होंगे, जिससे निषेचन नहीं हो पाएगा और गर्भ नहीं ठहरेगा, और गर्भ नहीं ठहरेगा तो जनसंख्या में कंट्रोल आएगा। तो ये एक विधि हो गया हार्मोनल विधि, और इसमें ये कुछ दवाओं के नाम थे जैसे सच्ची सहेली, माला एम, माला डी। ये सब क्या है, अनचाहे गर्भ को रोकने का दवाई है, अनचाहे गर्भ को रोकने का मेडिसिन है। तो ये तो हो गया पहला टेक्नोलॉजी, पहला विधि। अगर हम दूसरे विधि की बात करें, दूसरा नंबर क्या है, प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि का मतलब होता है कि ये अपने हाथ में है, अपने कंट्रोल में है। कैसे कंट्रोल में है, ये बात आपको पहले भी बताया जा चुका है कि अगर मासिक चक्र के 14वें दिन के बीच, मासिक चक्र के 14वें दिन के बीच में अगर शारीरिक संबंध बनाई जाए तो उस कंडीशन में ज्यादा संभावना रहता है गर्भ ठहरने का। तो ये तो अपने हाथ में है, प्राकृतिक विधि है। और इसमें अगर मासिक चक्र से 14वें दिन के बीच में शारीरिक संबंध नहीं बनाया जाएगा तो उससे क्या होगा, गर्भ नहीं ठहरेगा, जिससे जनसंख्या में कंट्रोल आएगी। तो ये एक प्राकृतिक विधि है। ये बात सबको पता होनी चाहिए कि 14 दिन के बीच में अगर संबंध नहीं बनाए तो उससे जनसंख्या में कंट्रोल आ सकता है, जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हम तीसरे विधि की बात करें, रासायनिक विधि, तो रासायनिक विधि क्या होता है, रासायनिक विधि का मतलब होता है कि अलग अलग तरह के रसायनों का प्रयोग करके निषेचन को बाधा पहुंचाना, निषेचन की जो क्रिया होती है उसको करने ही न देना। उससे क्या होगा, ना निषेचन होगा, ना भ्रूण बनेगा, ना संतान की उत्पत्ति होगी, ना जनसंख्या बढ़ेगा।
अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एक तरह का केमिकल्स आता है जिसका नाम है एस्पर्मिसाइडल। एस्पर्मिसाइडल नाम का एक रसायन आता है, एक केमिकल्स आता है जिसको जनन अंगों के आसपास लगा देने से जो भी स्पर्म उसके संपर्क में आएंगे वे नष्ट हो जाएंगे। तो दवा का नाम क्या है? एस्पर्मिसाइडल। एस्पर्मिसाइडल का भी उपयोग करके शुक्राणुओं को नष्ट किया जा सकता है, स्पर्म को नष्ट किया जा सकता है ताकि निषेचन की क्रिया न हो सके। और सबको पता है कि जब तक निषेचन नहीं होगा तब तक भ्रूण नहीं बनेगा, और जब तक भ्रूण नहीं बनेगा तब तक नए संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। तो एक विधि यह भी हो सकता है कि केमिकल्स का प्रयोग करके भी हम लोग भ्रूण को बनने से रोक सकते हैं। तो यह हो गया तीसरा विधि। अगर हम चौथे विधि की बात करें तो चौथा विधि है सर्जिकल विधि। चौथा विधि क्या है? सर्जिकल विधि। सर्जिकल विधि का मतलब होता है ऑपरेशन करना। तो सर्जिकल विधि में क्या किया जाता है कि चिकित्सक के निर्देशानुसार या डॉक्टर के सलाह के अनुसार, इसमें ये विधि सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा चर्चित है। इसमें क्या किया जाता है कि ये होता है दो तरीके से। एक को बोलते हैं हम लोग पुरुष नसबंदी, एक को बोलते हैं पुरुष नसबंदी और दूसरा को बोलते हैं स्त्री नसबंदी। ये तो हो गया साधारण भाषा। पुरुष नसबंदी और स्त्री नसबंदी का नाम आप लोग पहले से सुने होंगे, लेकिन विज्ञान के भाषा में अगर इसका बात बोला जाए तो विज्ञान के भाषा में इसको हम लोग कहते हैं वासेक्टोमी। इसको क्या कहते हैं? पुरुष नसबंदी को हम लोग कहते हैं वासेक्टोमी और स्त्री नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी। वासेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी ऐसा टॉपिक है जिससे एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि वासेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी में क्या अंतर है। तो साधारण भाषा में आप ये समझ लीजिए कि पुरुष नसबंदी को हम लोग क्या कहते हैं? वासेक्टोमी कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो एक पुरुष में नस होता है जिसको वैस डिफरेंस कहते हैं। वैस डिफरेंस नाम का एक नस होता है जिसको शुक्रवाहिका नली कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्रवाहिका नली। शुक्रवाहिका नली को ऑपरेशन के माध्यम से काटकर धागा से बांध दिया जाता है। शुक्रवाहिका नली वैस डिफरेंस का काम क्या है कि स्पर्म को उसी रास्ते से बाहर लाता है, उसी नली से होके स्पर्म बाहर आता है। उसी नली को काट के अगर धागा से बांध दिया जाए तो स्पर्म आएगा ही नहीं। तो स्पर्म जब नहीं आएगा तो निषेचन की क्रिया नहीं होगी, जिससे जनसंख्या कंट्रोल होगा। तो वासेक्टोमी किसके लिए किया जाता है? पुरुष के लिए, और आम भाषा में इसको कहते हैं पुरुष नसबंदी। और दूसरा होता है स्त्री नसबंदी। इसको हम लोग कहते हैं विज्ञान की भाषा में ट्यूबेक्टोमी। अब ट्यूबेक्टोमी इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि फैलोपियन नलिका का नाम सुने होंगे, फैलोपियन ट्यूब का नाम सुने होंगे। तो फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से ही अंडा बाहर आता है और उसी ट्यूब का मतलब होता है नली, तो फैलोपियन नली कहिए चाहे फैलोपियन ट्यूब कहिए, उसी ट्यूब को अगर ऑपरेशन के माध्यम से काट के धागा से बांध दिया जाए तो अंडा बाहर ही नहीं आएगा। अंडा बाहर जब नहीं आएगा तो शुक्राणु से उसका संपर्क नहीं होगा। शुक्राणु से जब संपर्क नहीं होगा तो भ्रूण नहीं बनेगा। भ्रूण नहीं बनेगा तो नए शिशु का जन्म नहीं होगा और जनसंख्या कंट्रोल होगा। तो ये बहुत ही चर्चित विधि है पुरुष नसबंदी, जिसको वासेक्टोमी कहते हैं, और स्त्री नसबंदी जिसको हम लोग ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। तो ये दोनों के दोनों विधि किसके अंतर्गत आएंगे? सर्जिकल विधि के अंतर्गत आएंगे। तो ये हो गया चौथा विधि, सर्जिकल विधि। इसके अलावा और भी कई विधि है, जैसे अगर हम पांचवा का बात करें तो इसको हम लोग कह सकते हैं एमटीपी। अब आप सोचेंगे कि ई कौन जंतु के नाम है एमटीपी ना, तो एमटीपी कौन जंतु के नाम नहीं है। एमटीपी जो आप सुन रहे हैं ये एमटीपी कौन जंतु के नाम नहीं है, ना कोनो सामान के नाम है। यह एक प्रकार का टेक्नोलॉजी है, एक प्रकार का तकनीक है। इसका पूरा नाम क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। एमटीपी का पूरा नाम क्या होगा? मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। ये काम तब किया जाता है, ये काम उस परिस्थिति में किया जाता है जब गर्भ में पल रहा बच्चे को कोनो अनुवांशिक बीमारी हो, कोनो दोष हो, हार्मोनल गड़बड़ी हो, गर्भाशय में कोई इन्फेक्शन हो, गर्भ में किसी प्रकार का दुष्प्रभाव हो, किसी प्रकार का इन्फेक्टेड हो, कोई संक्रमण हो, वैसे कंडीशन में डॉक्टर के निर्देशानुसार, डॉक्टर के देख रेख में ये काम किया जाता है। और ये सुरक्षित कब माना जाता है?
3 महीना के पहले। कितना दिन के पहले? 3 मंथ। 3 महीना के पहले प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है, प्रेगनेंसी को समाप्त किया जाता है, नष्ट किया जाता है, तब वह सुरक्षित माना जाता है। 3 माह से ज्यादा हो गया हो तब वह सुरक्षित नहीं माना जाता है। तो ये मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी नाम का जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीक है, ये तभी सुरक्षित माना जाता है जब प्रेगनेंसी का समय काल कितना दिन का हो? 3 महीना के अंदर का। और ये डॉक्टर के निर्देश के अनुसार ही कराया जाता है, अपने मन से ये नहीं कराया जाता है। इसमें होता क्या है कि यह उसी कंडीशन में कराया जाता है जब गर्भ में पल रहे शिशु को कोई इन्फेक्शन हो, कोई गड़बड़ी हो, कोई अनुमानसिक दोष हो या अंग भंग हो। अंग भंग का मतलब उसके सभी अंगों का विकास अच्छे तरह से नहीं हो पाया हो, उस कंडीशन में ये विधि अपनाई जाती है। और किसके निर्देश में? डॉक्टर के निर्देश में अपनाई जाती है। तो ये 5वां नंबर पॉइंट था एमटीपी। ये भी क्या है? जनसंख्या के कंट्रोल करने का एक उपाय है, तो जनसंख्या को नियंत्रित करने का एक विधि है। इसके अलावा और भी कई विधियां हैं जो चर्चा में है। अगर हम 6 नंबर पॉइंट की बात करें तो वह है यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि में क्या होता है कि इसमें अलग अलग उपकरण का प्रयोग करके, अलग अलग यंत्रों का उपयोग करके निषेचन की प्रक्रिया को बाधा पहुंचाया जाता है, बाधित किया जाता है, रोका जाता है, ताकि निषेचन न हो सके। और निषेचन जब नहीं होगा तो गर्भ नहीं ठहरेगा, भ्रूण का विकास नहीं होगा और जनसंख्या कंट्रोल होगा। अगर हम इसके कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल भी इसमें हो सकता है, जैसे कॉपर टी, कॉपर 7। इसके कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो एक हो जाएगा कॉपर टी, एक हो जाएगा कॉपर 7। इसके अलावा एक और चीज हो सकता है कंडोम। तो ये कुछ उपकरण है, इस माध्यम से भी जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सकता है। ये कुछ उपकरण थे, यांत्रिक विधि था, और इस यांत्रिक विधि के अंतर्गत अनेकों उपकरण आते हैं जिसके माध्यम से निषेचन की क्रिया को रोक दिया जाता है ताकि गर्भ न ठहरे और जनसंख्या पर कंट्रोल किया जा सके। तो ये आपके कुछ 5-6 जनसंख्या को कंट्रोल करने की विधि था। उम्मीद है कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। आपके मन में अगर कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।